नमस्ते सर। मैं अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए भारतीय राजव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का गंभीरता से अध्ययन कर रही हूँ। आज मेरे पास मॉक टेस्ट के जिनमें मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हम शुरू करें? नमस्ते रिया। बिल्कुल। राजव्यवस्था एक ऐसा विषय है जिसे रटने के बजाय अगर समझ लिया जाए तो कभी गलतियां नहीं होती। तुम आराम से अपने सवाल पूछो, मैं हर सवाल के पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाऊंगा। धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल है कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच साल 1932 में जो पूना समझौता हुआ था, उसका मुख्य प्रावधान क्या था? क्या उसमें भारत के लिए डोमिनियन स्थिति की बात थी, या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की, या फिर हरिजनों के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था? रिया, इसका सही उत्तर है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। दरअसल ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने 1932 में हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा कर दी थी, जिसका गांधी जी ने बहुत विरोध किया और वे आमरण अनशन पर बैठ गए। इसके बाद यरवदा जेल में गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच समझौता हुआ। इसमें तय हुआ कि हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन नहीं होगा, बल्कि संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत ही उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। प्रांतीय विधानमंडलों में ये सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थीं। यहाँ एक हिंट याद रखना रिया, एग्जाम में अक्सर आधुनिक इतिहास की इन घटनाओं का सही क्रम पूछा जाता है, इसलिए साल और घटना दोनों याद रखना। जी सर। मेरा दूसरा सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1773, 1771, 1785 या 1793 ईस्वी में? इसका सही जवाब है 1773 ईस्वी में। 1773 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ये एक्ट लागू किया था। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था और वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने थे। जहां तक 1793 की बात है, तब चार्टर एक्ट आया था, जिसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया था। सर, मेरा तीसरा सवाल चुनाव प्रणाली से है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट शुरुआत में किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942, मार्ली मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सही जवाब है मार्ली मिंटो सुधार 1909। 1909 के इसी अधिनियम ने पहली बार भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की नींव रखी और धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र बनाए। तुम विकल्पों में दिए गए बाकी एक्ट्स भी याद रखना, जैसे 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया था और 1935 के अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता दी थी। पॉलिटी के सवालों में ऑप्शन एलिमिनेट करना भी एक अच्छी तकनीक है। समझ गई सर। चौथा सवाल एक प्रसिद्ध कथन है। 1922 ईस्वी में किसने ये स्पष्ट किया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक ने? ये बहुत ही ऐतिहासिक विचार था और इसे महात्मा गांधी ने कहा था। 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत का संविधान भारतीय खुद तय करेंगे, ये ब्रिटिश संसद का दिया हुआ कोई उपहार नहीं होगा। वैसे तुम्हें बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक ने 1895 के स्वराज विधेयक में सबसे पहले संविधान सभा के दर्शन प्रस्तुत किए थे। परीक्षा के लिए ऐसे प्रमुख नेताओं के प्रसिद्ध कथन जरूर याद रखना। जी सर। पांचवा सवाल है, भारत की संविधान सभा किस योजना के अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना? इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना। 1946 में पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर भारत आए थे। इसे ही कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इसी की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में भारत की संविधान सभा के चुनाव हुए थे। माउंटबेटन योजना तो 1947 में आई थी, जो भारत विभाजन के लिए थी। सर, छठा सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? B.N. राव, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा? इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रिया, यहाँ तारीखें बहुत अहम हैं। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तब सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के नाते सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ये अंतर बहुत स्पष्ट हो गया सर। अब सातवां सवाल, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने या भारतीय संसद ने? भारत का संविधान सीधे तौर पर संविधान सभा ने बनाया है। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का कड़ा परिश्रम करके इस विस्तृत संविधान का निर्माण किया। ब्रिटिश संसद ने तो सिर्फ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया था, उसने हमारा संविधान नहीं बनाया। सर, आठवां सवाल हमेशा मुझे थोड़ा कंफ्यूज करता है। संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? क्या इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने इसी तारीख को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था? बिल्कुल सही समझा तुमने लिया, यही इसका सही उत्तर है। बात दिसंबर 1929 की है, जब लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था। तब तय हुआ था कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इसी ऐतिहासिक दिन के सम्मान में बनकर तैयार हो चुके संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया। पॉलिटी पढ़ते समय इतिहास के ऐसे पन्नों को जोड़कर देखने से कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहता है। जी सर। 9वां सवाल है, भारत एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक है, इसका असली अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब है कि अंतिम अधिकार जनता के पास है, या फिर ये कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है?
बहुत से छात्र इसमें गलती करते हैं। गणतंत्र यानी रिपब्लिक का सटीक अर्थ है कि देश में वंशानुगत शासक नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, लेकिन गणतंत्र का मतलब है कि देश का राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा चुने जाएंगे। वे ब्रिटेन के राजा या रानी की तरह वंशानुगत यानी खानदानी नहीं होंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष या एकता और अखंडता? इसका सही जवाब है गुटनिरपेक्ष। गुटनिरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट भारत की विदेश नीति का हिस्सा है। इसे संविधान की प्रस्तावना में कभी नहीं जोड़ा गया। 1976 के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द ही जोड़े गए थे। यहाँ एक बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूँ रिया, 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। इसे परीक्षा के लिए बहुत गहराई से पढ़ना। और हाँ, प्रस्तावना में आज तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। आपके समझाने का तरीका बहुत ही शानदार है सर। सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो गए। बिल्कुल रिया, तुम्हारी लगन देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तैयारी में यही निरंतरता तुम्हें सफलता दिलाएगी। चलो अपना अगला सवाल पूछो। धन्यवाद सर। मेरा 11वां सवाल है, भारतीय संविधान की आत्मा यानी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मूलाधिकार को या नीति निर्देशक तत्वों को? रिया, सामान्य तौर पर इसका सही उत्तर है प्रस्तावना। पंडित ठाकुरदास भार्गव जैसे विद्वानों ने संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा, कुंजी और आभूषण कहा है। लेकिन यहाँ मेरी एक स्टडी हिंट हमेशा याद रखना। अगर परीक्षा में सवाल ऐसे पूछा जाए कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तब तुम्हारा उत्तर बदल जाएगा। तब सही उत्तर अनुच्छेद 32 होगा, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बिना नाम के पूछा जाए तो उत्तर हमेशा प्रस्तावना ही होगा। ये बहुत ही बारीक पॉइंट था सर, मैं इसे ध्यान रखूंगी। मेरा 12वां सवाल इसी से जुड़ा है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में या मूल कर्तव्य में? अक्सर छात्र इस सवाल में धोखा खा जाते हैं। देखो, प्रस्तावना में एकता और अखंडता शब्द तो जरूर हैं, लेकिन वो सिर्फ एक घोषणा है। इन सब की रक्षा करने का निर्देश संविधान के अनुच्छेद 51(1) खंड सी में दिया गया है और ये एक मूल कर्तव्य है। इसलिए सही उत्तर मूल कर्तव्य होगा। शब्दों के साथ साथ वाक्य के भाव को भी समझना जरूरी है। जी सर, समझ गई। अब 13वां सवाल, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका? इस पर तो हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। इसका सही उत्तर है भारत। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल रूप से जब ये बना था तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। एक और हिंट देता हूं रिया, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो अनुसूचियां 12 हो चुकी हैं और संशोधनों के कारण उपअनुच्छेदों को मिलाकर इनकी संख्या 470 के पार चली गई है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित यानी बिना लिखा हुआ है। बहुत अच्छी जानकारी सर। मेरा 14वां सवाल है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? क्या ये पूरी तरह एकात्मक है, पूरी तरह संघात्मक है या फिर संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है? इसका सबसे सटीक उत्तर है, ये संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। इसका मतलब है कि हमारे संविधान का ढांचा तो शक्तियों के बंटवारे वाला है, यानी केंद्र और राज्य दोनों हैं, लेकिन आपातकाल के समय या एकल नागरिकता के मामले में इसकी आत्मा एकात्मक हो जाती है और सारी शक्ति केंद्र के पास चली जाती है। इसीलिए प्रसिद्ध विद्वान के.सी. वियर ने इसे अर्ध संघात्मक या क्वासी फेडरल कहा था। सर, 15वां सवाल चुनाव से जुड़ा है। भारत में वयस्क मताधिकार यानी अडल्ट सफरेज की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? वर्तमान में वोट डालने की सही उम्र 18 वर्ष है, लेकिन यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम में बनता है। मूल संविधान में ये उम्र 21 वर्षीय थी, लेकिन साल 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तुम्हें ये संशोधन नंबर 61 जरूर याद रखना है, ये बार बार पूछा जाता है। 25 वर्ष तो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है। जी सर, मैंने 61वां संशोधन नोट कर लिया है। मेरा 16वां सवाल है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली या ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली? भारत ने ब्रिटेन की तर्ज पर ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था का मतलब है कि राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है, जहां राष्ट्रपति ही सबसे पावरफुल होता है। सर, 17वां सवाल थोड़ा ट्रिकी है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? ये बहुत ही शानदार सवाल है रिया। भारत में संविधान ही सर्वोच्च है। हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू है। हमारी सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, अपनी सारी शक्तियां इसी संविधान से प्राप्त करते हैं।
ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च होती है, लेकिन भारत में संसद भी संविधान के खिलाफ जाकर कोई कानून नहीं बना सकती, और सर्वोच्च न्यायालय तो बस इस संविधान का संरक्षक है। एकदम क्लियर हो गया सर। 18वां सवाल है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी की संकल्पना कहाँ से ली गई है? आयरलैंड व स्पेन से या अमेरिका व ब्रिटेन से? इसका सही उत्तर है आयरलैंड व स्पेन। हमारे संविधान के भाग 4 में मौजूद नीति निर्देशक तत्व मुख्य रूप से आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और एक मजेदार बात यह है कि आयरलैंड ने खुद इसे स्पेन के संविधान से कॉपी किया था। अमेरिका से तो हमने मूलाधिकार लिए हैं। सर 19 सवाल भी विदेशी स्रोतों से ही है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट की अवधारणा किस देश से ली गई है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या ब्रिटेन? समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची वो होती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। रिया, यहाँ मेरी एक और स्टडी हिंट नोट कर लो। परीक्षा में संविधान के विदेशी स्रोतों से एक प्रश्न पक्का आता है, इसलिए इसे एक लिस्ट बनाकर याद कर लेना। जैसे सशक्त केंद्र की व्यवस्था हमने कनाडा से ली है और मौलिक अधिकार अमेरिका से। जी सर, मैं आज ही इसकी लिस्ट बना लूंगी। 20वां सवाल, कानून के समान संरक्षण या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से या ब्रिटेन से? इस सवाल में बहुत गहराई है रिया। इसका सही उत्तर अमेरिका है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में 2 अलग अलग बातें लिखी हैं। पहला है कानून के समान संरक्षण, ये एक सकारात्मक विचार है जो हमने अमेरिका से लिया है, और दूसरा है विधि के समक्ष समता, ये एक नकारात्मक अवधारणा है जो ब्रिटेन से ली गई है। दोनों का फर्क हमेशा याद रखना। सर, आपने इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया। विदेशी स्रोतों और अनुच्छेदों का जो अंतर आपने बताया वो मेरे लिए बहुत काम का है। तुम्हारी यही गंभीरता और रिवीजन करने की आदत तुम्हें परीक्षा में सबसे आगे रखेगी। राज व्यवस्था में निरंतरता बहुत जरूरी है। चलो अपना 21वां सवाल पूछो। जी सर, 21वां सवाल है, भारतीय संविधान को कितने अध्याय या भागों में विभाजित किया गया है? क्या ये 16, 24, 25 या 22 है? इसमें मुझे हमेशा कंफ्यूजन होता है। रिया, ये कंफ्यूजन बहुत से छात्रों को होता है। ध्यान से सुनना। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तब उसमें मूल रूप से 22 भाग थे। और मज़ेदार बात यह है कि गिनती के क्रम में आज भी हमारा अंतिम भाग 22 ही है। लेकिन अगर हम कुल भागों की काउंटिंग करें तो बाद में संशोधनों के जरिए भाग 4A, भाग 9A, भाग 9B और भाग 14A जोड़े गए और भाग 7 को हटा दिया गया। इस तरह कुल गिनती 25 हो जाती है। यह मेरी एक स्टडी हिंट याद रखना। परीक्षा में अगर मूल रूप से पूछा जाए तो उत्तर 22 देना, और अगर वर्तमान गणना के अनुसार पूछा जाए तो उत्तर 25 सही होगा। ये बहुत स्पष्ट हो गया सर। अब मैं परीक्षा में गलती नहीं करूंगी। मेरा 22वां सवाल है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? भाग 3, भाग 4, भाग 20 या भाग 21 में? इसका सही उत्तर है भाग 20। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। और तुम्हें याद होगा कि ये प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से सीखी है। बाकी विकल्पों में भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं और भाग 4 में नीति निदेशक तत्व हैं। समझ गई सर। 23वां सवाल पंचायतों से जुड़ा है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें यानी 3 टियर पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? इसका सही जवाब है भाग 9। साल 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये भाग 9 जोड़ा गया था। इसी में पंचायत राज के त्रिस्तरीय स्वरूप यानी ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायत का प्रावधान है। पंचायत वाले टॉपिक से एग्जाम में अनुच्छेद भी बहुत पूछे जाते हैं। इसे अनुच्छेद 243 से 243O तक अच्छे से पढ़ लेना। जी सर, मैं इसे मार्क कर लेती हूँ। 24वां सवाल है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। इनमें से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स या लॉर्ड एमरी? इसका सही उत्तर है लॉर्ड एमरी। कैबिनेट मिशन में लॉर्ड एमरी शामिल नहीं थे। इस मिशन के अध्यक्ष उस समय के भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और उनके साथ नौसेना मंत्री अलेक्जेंडर और व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टैफर्ड क्रिप्स आए थे। सर 25वां सवाल है, संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्वों यानी डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है? ये तो बहुत सीधा सवाल है। इसका सही उत्तर है चतुर्थ भाग यानी भाग 4 में। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य की नीति निदेशक तत्व शामिल हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। रिया, यहाँ मैं तुम्हें करंट अफेयर से जुड़ी एक बहुत बड़ी स्टडी हिंट देना चाहूँगा। जब भी संविधान पढ़ो तो नए संशोधनों पर नज़र ज़रूर रखो। जैसे हाल ही में 106वां संविधान संशोधन लागू हुआ है, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कहते हैं। ये लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है।
आगामी परीक्षाओं में इसके पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण हिंट है सर, मैंने इसे हाईलाइट कर लिया है। 26वां सवाल है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी यानी एम्प्रेस कब नियुक्त किया गया था? 1885, 1875, 1866 या 1858 ईस्वी में? इसका सही उत्तर 1858 ईस्वी है। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया था। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश ताज यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया था। हालांकि तकनीकी रूप से उन्होंने कैसरे हिंद की उपाधि 1876 में ली थी, लेकिन भारत का पूर्ण राज्याधिकार उन्हें 1858 में ही मिल गया था। सर 27वां सवाल है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट यानी मार्ले मिंटो सुधार में मुख्य रूप से किस बात की व्यवस्था की गई थी? क्या इसमें द्वैध शासन प्रणाली थी या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था? रिया, 1909 के एक्ट की सबसे कुख्यात विशेषता थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसी एक्ट ने पहली बार भारत में धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का ये सबसे बड़ा कानूनी हथियार था। सर 28वां सवाल कांग्रेस के अधिवेशन से है। साल 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी? कानपुर, मुंबई, फैजपुर या लाहौर? इसका सही जवाब है फैजपुर अधिवेशन। 1936 का यह अधिवेशन महाराष्ट्र के फैजपुर में हुआ था। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये किसी गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी में संविधान सभा के गठन की मांग का प्रस्ताव पास हुआ था। ये फैक्ट बहुत रोचक है सर। मेरा 29वां सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने तय हुए थे? 389, 409, 429 या 505? कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 तय की गई थी। इसका बंटवारा कुछ इस तरह था: 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आने थे, 93 सदस्य देशी रियासतों के राजाओं द्वारा चुने जाने थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आने थे। सर अब आज का 30वां और सबसे अहम सवाल, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से या मुंबई प्रेसिडेंसी से? रिया, ये सवाल इंटरव्यू तक में पूछा जाता है, इसीलिए इसे बहुत ध्यान से समझना। इसका उत्तर इतिहास के एक बड़े मोड़ से जुड़ा है। शुरुआत में डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के जैसौर कुलना क्षेत्र से हुआ था, इसीलिए मूल रूप से इसका उत्तर पश्चिम बंगाल माना जाता है। लेकिन 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो वो जैसौर कुलना क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में चला गया। इसके बाद संविधान सभा में उनकी जगह बनाए रखने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पुणे सीट से MR जयकर से इस्तीफा दिलवाया गया और डॉक्टर अंबेडकर को उपचुनाव में जिताकर दोबारा लाया गया। मेरी स्टडी हिंट याद रखना, अगर परीक्षा में आज़ादी या विभाजन के बाद का चुनाव पूछा जाए तो उत्तर मुंबई होगा और सामान्य तौर पर पहली बार का पूछा जाए तो बंगाल होगा। वाह सर, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आपने इस तथ्य के पीछे की पूरी कहानी ही समझा दी। अब ये मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। आपके इस मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है रिया। कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही गहराई से समझती रहो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी ये लगन देखकर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा सिलेक्शन पक्का होगा। नोट्स बनाना बहुत अच्छी आदत है। चलो पूरे फोकस के साथ अपना 31वां सवाल पूछो। जी सर, 31वां सवाल है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना या यूं कहें कि उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? क्या ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी या 26 नवंबर 1949 को? रिया, इसका बिल्कुल सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक इसी दिन नई दिल्ली के काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में हुई थी और तुम्हें याद होगा इसी दिन सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के नाते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। रही बात 26 नवंबर 1949 की, तो उस दिन हमारा संविधान बनकर पूरी तरह तैयार हुआ था। दोनों तारीखों का ये फर्क हमेशा याद रखना। समझ गई सर। 32वां सवाल बहुत बार परीक्षाओं में देखा है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर BR अम्बेडकर? ये राजव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। इसका सही उत्तर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों वाली एक प्रारूप समिति बनाई गई थी जिसका काम संविधान का पूरा ड्राफ्ट तैयार करना था। डॉक्टर अम्बेडकर ही इसके अध्यक्ष थे। यहाँ एक स्टडी हिंट नोट कर लो रिया, बाकी समितियों के अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, जैसे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हें एक लिस्ट में लिखकर याद कर लेना।
जी सर, मैं लिस्ट बना लूंगी। 33वां सवाल इसी से जुड़ा है और इसमें मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता है। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति यानी फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? कई पुरानी किताबों में जेबी कृपलानी लिखा है और कुछ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही क्या है? रिया, तुमने बहुत ही शानदार सवाल पूछा है। ये बहुत से छात्रों का डाउट रहता है। देखो, भारत सरकार और आरटीआई के जवाबों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज पर बनी तदर्थ समिति के असली अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ये समिति 23 जून 1947 को बनी थी। इतिहास की कई पुरानी गाइड किताबों में जेबी कृपलानी का नाम छप गया था, जो कि पूरी तरह भ्रामक है। इसलिए मेरी स्पष्ट स्टडी हिंट ये है, अगर परीक्षा के विकल्पों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम हो तो हमेशा उसी पर टिक करना। सर, ये डाउट क्लियर करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मेरा 34वां सवाल है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? जब 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ, तब मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इसके साथ ही इसमें 22 भाग थे। लेकिन रिया, परीक्षा के लिए इसका वर्तमान अपडेट भी याद रखना। आज के समय में हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है और संशोधनों के कारण उप अनुच्छेदों को मिलाकर कुल अनुच्छेदों की संख्या 470 के पार चली गई है। हालांकि आखिरी अनुच्छेद का नंबर आज भी 395 ही है। जी सर, अपडेटेड आंकड़े मैंने लिख लिए हैं। 35वां सवाल है, भारत की प्रकृति कैसी है? क्या ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र है? इसका बहुत ही स्पष्ट उत्तर है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे देश यानी राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। राज्य की नज़र में सभी धर्म एक समान है। और तुम्हें पता ही होगा कि ये धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारी प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया था। सर, 36वां सवाल है, एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या अधिकतम लोगों का कल्याण करना या कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना? इस सवाल में अक्सर बच्चे अधिकतम संख्या वाला ऑप्शन चुन लेते हैं, जो गलत है। सही उत्तर है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। एक कल्याणकारी राज्य वो होता है जो अपने शोषित, वंचित और कमजोर नागरिकों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा जैसी बुनियादी चीजों की गारंटी देता है। और हमारे संविधान में ये दर्शन नीति निर्देशक तत्वों में साफ दिखाई देता है। बहुत अच्छे से समझ आ गया सर। 37वां सवाल है, भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य किस वर्ष बना? 1947 में या 1950 में? इसका सही उत्तर है 1950 में। देखो रिया, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन तब हम ब्रिटिश डोमिनियन के दर्जे में थे। हमारा अपना कोई राष्ट्र प्रमुख नहीं था, बल्कि गवर्नर जनरल माउंटबैटन ही मुखिया थे। गणराज्य हम तब बने जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे अपने चुने हुए राष्ट्रपति बने। सर, 38वां सवाल संविधान की प्रकृति पर है। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला या अंशतः कठोर और अंशतः लचीला? इसका सटीक उत्तर है ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, यानी ये दोनों का मिक्सचर है। अमेरिका का संविधान बहुत कठोर है, जहां बदलना बहुत मुश्किल है, और ब्रिटेन का संविधान बहुत लचीला है। हमने बीच का रास्ता अपनाया। हमारे यहाँ कुछ कानून संसद बहुत आसानी से बदल देती है और कुछ बड़े बदलावों के लिए संसद के साथ साथ आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी लेनी पड़ती है। इसलिए ये लचीला और कठोर दोनों है। सर, 39वां सवाल है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सी बातें सही हैं? इसमें विदेशी संविधानों के तत्व शामिल हैं, ये एकल नागरिकता देता है और ये वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। क्या ये सभी सही हैं? हाँ रिया, इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। हमारे संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधानों को पढ़कर अच्छी चीजें ग्रहण की। हमने अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं अपनाई, बल्कि पूरे देश के लिए सिर्फ एक एकल नागरिकता रखी और अनुच्छेद 326 के तहत बिना किसी भेदभाव के 18 साल के हर युवा को वोट देने का अधिकार भी दिया। इसलिए ये तीनों ही बातें पूरी तरह सही हैं। जी सर। अब आज का 40वां और आखिरी सवाल, भारत में प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी मुख्य रूप से किस तथ्य पर आधारित है? लिखित संविधान पर, मौलिक अधिकारों पर, या इस बात पर कि जनता के पास सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है? रिया, प्रजातंत्र की सबसे बड़ी आत्मा इसी बात में बसती है कि जनता के पास सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है। अब्राहम लिंकन ने भी कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। हमारे यहाँ संप्रभुता जनता के ही पास है। वोट की ताकत से सरकारें बदलना ही हमारे प्रजातंत्र का सबसे मजबूत आधार है। सर, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत ही ठहराव भरा और स्पष्ट है। एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो गया है। हमारी राज व्यवस्था की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। पिछले 40 सवालों के नोट्स मैंने बना लिए हैं। तुम्हारी यही गंभीरता और लगन देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तुम एकदम सही दिशा में जा रही हो। बिना किसी देरी के अपना 41वां सवाल पूछो। जी सर, 41वां सवाल है, भारतीय संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? क्या ये दोहरी नागरिकता है या फिर संविधान की सर्वोच्चता है? लिया, भारतीय संघीय व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है और ये बंटवारा लिखित होता है। इसलिए संविधान का सर्वोच्च होना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी सरकार मनमानी ना कर सके।
जहां तक दोहरी नागरिकता की बात है तो ये अमेरिकी संघवाद की विशेषता है। हमारे भारत में तो एकल नागरिकता ही चलती है। समझ गई सर। 42वां सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से ली गई है? क्या हमने वहां से संघीय प्रणाली ली है या संसदीय प्रणाली? इंग्लैंड को संसदों की जननी कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है संसदीय प्रणाली। भारत ने कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों पर आधारित जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है वो इंग्लैंड से ही अपनाई है। यहाँ एक स्टडी हिंट याद रखना, संघीय प्रणाली हमने कनाडा से ली है और न्यायपालिका की सर्वोच्चता अमेरिका से। विदेशी स्रोतों के ये तीनों अंतर एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जी सर, मैं इसे हाईलाइट कर लूंगी। मेरा 43वां सवाल है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत यानी सिंगल बिगेस्ट सोर्स कौन सा है? क्या ये 1919 का अधिनियम है या 1935 का? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसे हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। रिया, तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो बिल्कुल हूबहू ले लिए गए हैं या उनमें थोड़ा बहुत ही बदलाव किया गया है। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है सर। 44वां सवाल न्यायपालिका से जुड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन या जापान? भारत में सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जजों को हटाने की जो महाभियोग प्रक्रिया है वो भी अमेरिका से ही प्रेरित है। जापान से तो हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। सर, 45वां सवाल भी विदेशी स्रोतों से ही है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिए गए थे? अमेरिका से या सोवियत संघ से? इसका सही उत्तर है अमेरिका। हमारे संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वे अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं। रिया, यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मेरी ये स्टडी हिंट ध्यान से सुनना। अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए गए हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज पूर्व सोवियत संघ या रूस से लिए गए हैं। दोनों का ये फर्क दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना। जी सर, अब मैं राइट्स और ड्यूटीज़ में कभी कंफ्यूज नहीं होंगी। मेरा 46वां सवाल इतिहास से जुड़ा है। भारत में भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? 1858 के अधिनियम से या 1909 के मार्ली मिंटो सुधार से? इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1858। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद ने ये अधिनियम पारित किया था। इसके तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म करके भारत का प्रशासन चलाने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट के एक मंत्री को भारत सचिव बना दिया गया था और लॉर्ड स्टैनले हमारे पहले भारत सचिव बने थे। सर, 47वां सवाल संविधान के भागों को लेकर है। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? भाग 18 में या भाग 21 में? रिया, इसका सही उत्तर है भाग 21। इस भाग के अनुच्छेद 369 से 392 तक राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अब इसके पीछे की एक बहुत बड़ी स्टडी हिंट सुनो। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला पुराना अनुच्छेद 370 जिसे 2019 में हटाया गया वो इसी भाग 21 का हिस्सा था। आज भी अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र, गुजरात और नागालैंड जैसे राज्यों के लिए विशेष प्रावधान लागू हैं, इसलिए ये भाग परीक्षा के लिए बहुत अहम है। ये तो बहुत ही शानदार जानकारी है सर। 48वां सवाल है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? नागरिकता का, मूल अधिकारों का या संघ और उसके राज्य क्षेत्र का? ये तो संविधान की शुरुआत है। संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है जो अनुच्छेद 1 से 4 तक चलता है। अनुच्छेद 1 साफ कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसे क्रम से याद कर लो रिया। भाग 1 में राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। ये सीक्वेंस तुम्हें हमेशा याद रहना चाहिए। मैंने ये सीक्वेंस नोट कर लिया है सर। 49वां सवाल है, संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं यानी म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है? भाग 9 या भाग 9A? इसका एकदम सटीक उत्तर है भाग 9A यानी 9 क। 1992 में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के जरिए ये नया भाग जोड़ा गया था। ये शहरी स्थानीय स्वशासन यानी नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देता है और इसमें कुल 18 विषय शामिल हैं। सर, अब आज का 50वां और आखिरी सवाल, भारत में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान की देन है? क्या ये जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं या अमेरिका से? रिया, इसका सही उत्तर है जर्मनी का वीमर संविधान। यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप होता है। मेरी इस स्टडी हिंट को बड़े ध्यान से सुनना। अगर सवाल ये हो कि आपातकाल का ढांचा कहाँ से आया है तो उत्तर 1935 का भारत सरकार अधिनियम होगा। लेकिन आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है ये वाला प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। एग्जाम में इस बारीकी को हमेशा चेक करना।
सर सच कहूं तो मैं भी इस ट्रैप में फंसने वाली थी। आपने सही समय पर ये बारीकी समझा दी। इतने विस्तार और ठहराव के साथ पढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है रिया। तुम्हारी ये सीखने की भूख ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छे से रिवीजन करना, कल हम इसके आगे के सेट पर चर्चा करेंगे।